हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। और आज है 11 अगस्त, ठीक है जी। और 11 अगस्त को हम लोग क्या करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर हमारा आ गया है सुबह सुबह। और यहाँ पर होने वाली है क्लास आपकी। हम न्यूज़पेपर देखेंगे क्या मेजर न्यूज़ है इसके अंदर। थोड़ी सी वॉइस आपको आ रही है क्योंकि डाटा केबल लूज़ है तो चल नहीं रही है, लेकिन अब चलेगी। चलेंगे जी। 11 अगस्त न्यूज़पेपर आई एम प्रेजेंटिंग। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। राइट, चलेंगे जी। पहली न्यूज़ जो कि आपकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटिकल एरिया से नहीं आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स creates committee to monitor safety of Indians in Bangladesh. You must be knowing what is happening in Bangladesh, है ना। 1971 में जब बांग्लादेश का बर्थ हुआ तो उस टाइम पर मुजीबुर रहमान थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले। मुजीबुर रहमान एक्चुअली जब ईस्ट पाकिस्तान था ना बांग्लादेश, तब इलेक्ट हुए थे। एक बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम रूल करेंगे पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स को। ये बात आईएसआई को थोड़ी हजम नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिए थे बांग्लादेश पर। और फिर वहाँ पर जो मुक्ति बाहिनी थी, मुक्ति बाहिनी जो है जो अलग होना चाहते थे, खुद का बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं वो खुद का कंट्री और खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। इसलिए बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1971, ठीक है। जब वॉर हुआ था 93,000 पाकिस्तानीज ने सरेंडर भी किया था इंडिया के सामने, एंड इंडिया प्लेड एन वाइटल रोल एट दैट टाइम। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2024 में मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई। शेख हसीना जो थी वो अपनी कंट्री से चली गई कहीं पर अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। देखिए, जिस टाइम पर इंडिया और जब बांग्लादेश बना था, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो उस टाइम पर कुछ मिलिट्री पर्सनल जो कि बांग्लादेश में ही थे, दे वर अगेंस्ट द मुजीबुर रहमान, और उनकी पार्टी, उनका फ्रैक्शन, उनकी आइडियोलॉजी अभी चलती आ रही थी, ठीक है। 2024 में उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी ऑफिसर्स थे उस मिलिट्री के, दे वर अगेंस्ट द मुजीबुर रहमान आइडियोलॉजी एंड द रिजाइम ऑफ शेख हसीना। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को गिराया, ठीक है। इसके अंदर हम, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि चाइना, पाकिस्तान एक्टिवली इन्वॉल्व है, एंड यूएस इज आल्सो ही यूएसए आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोलैप्सिंग शेख हसीनाज गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यूएसए का ऐसे ही है, उसको ऐसे ही चाहिए होता है कि वीक गवर्नमेंट हो और उसके मतलब फेवर में डिसीजंस ले। एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए होती है उसको। चाइना एंड पाकिस्तान बोथ, बिकॉज इंडिया का बॉर्डर लगता है एंड इंडियाज बॉर्डर इज़ गोइंग टू हैम्पर, है ना। इसलिए हमारे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने किस तरीके से शेड्यूल 6 को रखा था। ये एक फार साइटेडनेस शो होता है यहाँ पर कि शेड्यूल 6 और बांग्लादेश के साथ लगते हुए 4 बॉर्डर्स किस तरीके से कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। तो 4 स्टेट का बॉर्डर हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, डैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट बांग्लादेश में गिरती है और वहाँ पर दूसरी आइडियोलॉजी मतलब शेख हसीना के अपोजिट जो आइडियोलॉजी है, मिलिट्री रूल जब आया वहाँ पर, जैसे कि अभी आपके यूनिस खान है, मोहम्मद यूनिस, सॉरी नॉट यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस, जो इनको नोबेल मिला था, ठीक है। मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन इनको नोबेल मिला था, इकनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इनकी, ठीक है। स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस जो होते हैं उसको, उसके रिगार्डिंग। तो जो यूनिस खान, जो मोहम्मद यूनिस थे, ये एक क्रिटिक हैं शेख हसीना के, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसके रिलेशंस इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। और इंडिया के साथ रिलेशंस
जिन कंट्रीज़ या जिन गवर्नमेंट के अच्छे हैं उनके क्रिटिक्स उन्हीं की कंट्री में है। जैसे कि आप मालदीव्स का एग्जांपल देख रहे हो, है ना, आप बांग्लादेश का एग्जांपल भी देख रहे हो, आपने नेपाल का एग्जांपल भी देखा था। नेपाल भी लिपू लेक वगैरह एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चाइना उसको बैक कर रहा था कि आपका एरिया वापस लो इनसे, ये लो वो लो, है ना। तो एक अपोजिशंस जो होती हैं किसी कंट्री में वो अगेंस्ट चलती है, ठीक है। तो वैसे ही मोहम्मद यूनिस जो है वो भी इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, अभी तक तो उनका कोई ऐसा बयान आया नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये है कि जो इंडियन जो हिंदूज़ रहते हैं वहाँ पर, या जो दूसरी माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश में, उनके ऊपर परसिक्यूशन तो हुआ है, हम सभी ने देखा है, ऑनलाइन मीडिया पर भी देखा है, रिपोर्ट्स आई हैं। तो ऐसे में जो इंडिया है वो कह रहा है कि भैया जो बांग्लादेश के अंदर हिंदूज़ हैं और जो इंडियंस हैं उनको जो है सेफ्टी के साथ रिटर्न करवाओ, अपनी कंट्री में वापस लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अब बॉर्डर सील हो गया है तो किस तरीके से लेकर के आएंगे। इवन फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, यू नो। मोर देन 700 बांग्लादेशीज थ्रोन्ड दी Sitalkuchi border in Cooch Behar district in North Bengal, demanding entry into India. Now Bangladeshis are also coming to India along with Indians जो वहाँ पर फंस गए थे या रह गए थे, किसी बिजनेस डेलीगेशंस के साथ थे या अपने काम के सिलसिले में गए थे, उनके साथ साथ सम बांग्लादेशीज आर आल्सो कमिंग। इसलिए एनआरसी की बात होती है। 1971 में भी काफ़ी बांग्लादेशी या उस टाइम के जितने नॉन रेसिडेंट इंडियन थे जो इंडिया के एक्चुअल सिटीजन नहीं है वो भी इंडिया में आकर के बस गए थे, इसलिए एनआरसी की बात होती है। एंड क्या होता है उसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ता है एज़ फार एज जॉब्स आर कंसर्न, एज़ फार एज इन्फ्लेशन आर कंसर्न, ये इसके ऊपर पड़ता है। हालांकि कमेटी बनाई है, ये यहाँ पे मैं न्यूज़ इतनी ही ख़त्म करूँगा फटाफट से कि जो इंडियंस हैं वो सेफ्टी के साथ वापस आ जाए, इसके ऊपर एक कमेटी बनी है। बांग्लादेश की सिचुएशन हमने डिस्कस करी। चलेंगे जी, नेक्स्ट वी हैव जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल। पहली बात तो आप ये देखिए कि एक तो वाकफ़ बोर्ड की बात है यहाँ पर, ठीक है। वाकफ़, अगर हम एक वर्ड यहाँ से निकालें वाकफ़ से तो वाकिफ़ होता है, वाकिफ़ होता है नॉन पर्सन, ठीक है, नॉन पर्सन जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जो दान है ना देता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी, ठीक है। और वो एक मुस्लिम है और वो अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल कुछ भी है वो दान दे रहे हैं, ठीक है। किसको दान दे रहे हैं? एक बोर्ड को दान दे रहे हैं, ठीक है। वो बोर्ड है आपका वाकफ बोर्ड, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर डिफेंस एंड रेलवे, वाकफ बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक मुस्लिम ने लैंड ग्रांट कर दी, अपनी दान में दे दी है, वो रिलीजियस पर्पस के लिए दी है, ठीक है। वहाँ पे प्रेयर हो या रिलीजन की बातें हो और दूसरी एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए इसके अंदर। हालांकि 1923 में आया था पहले वाकफ काउंसिल, फिर उसके बाद आज़ादी के बाद 1954 है, 1959, 1995 में जो बिल आया था आपका वाकफ बिल, उसके अंदर अमेंड करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है कि एक तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके अंदर हो, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी हो, अपनी रिपोर्ट को ये ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे उसको इनको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह रहे हैं, तो जॉइंट मीटिंग हो रही है एक, है जैसे कौन करवाता है जॉइंट मीटिंग? लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट जो सेशन होता है वो प्रेसिडेंट सर करवाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सर की रिकमेंडेशन पर आता है, ठीक है जी। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही ज्वाइंटली आकर के बैठते हैं और कहीं पर भी डेडलॉक लगा है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल 86 में आती है जी, 87 में आती है, आर्टिकल 88 में भी आता है, नॉट 88, 86 और 87 में आएगी बस ये चीज़ें। इसके अंदर प्रेसिडेंट कैन सेंड समन्स
एंड प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो समन क्या है, समन सेंड करते हैं प्रेसिडेंट सर सो डैट एक ज्वाइंट मीटिंग हो सके। ठीक है, डन। तो इतना ही है यहाँ पर फिलहाल, आगे चलते हैं। बाकी इसमें नाम लिखे हुए हैं कि राज्यसभा में कौन नॉमिनेशंस हैं, लोकसभा के कौन कौन मेंबर्स हैं इस पैनल के अंदर, और ये जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसको ना स्पीकर लुक आफ्टर करते हैं। राइट, चलेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सेज क्रीमी लेयर नॉट एप्लीकेबल टू SC/ST कोटा। SC और STs को कोटा मिलता है 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड जॉब्स। राइट, इसमें एज रिलैक्स्ड होती है। एज रिलैक्स का क्या मतलब है कि इफ़ यू आर गिविंग एग्ज़ाम और आपकी एज मैक्सिमम 32 है तो OBCs को 3 साल मिलते हैं, 35 उनकी एज लिमिट होती है, 40 के अराउंड जो है वो आपकी SC/STs की होती है। ठीक है, इनको 10% मिलता है, 27% जो है वो OBCs को मिलता है। कुल मिलाकर के जो 100% सीट्स हैं उसमें 50% के अराउंड रिजर्व्ड, और 50% में से भी 10% रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, ये 50% रिजर्व, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये जो अपर लिमिट है 50%, इसमें SC/ST OBCs एंड हैंडीकैप्ड सभी आते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट केस जुड़ा हुआ है, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा शाने केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही रूलिंग दिया था कि 1992 में आया था, यही रूलिंग दिया था कि 50% कैन बी दी लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट हो सकता है, रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता फॉर कंबाइंड SC/ST OBCs एंड एवरीथिंग। इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि क्रीमी लेयर होते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि SC/STs के अंदर या OBCs के अंदर जो काफ़ी इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, तो उनको डिसाइड ना करके जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको कंसीडर किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था 1 अगस्त को 6:1 मेजॉरिटी के साथ। DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं, ये भी इनके इस पूरे पैनल में थे। उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं उनको पूरी परमिशन है कि एक सब क्लास कम्युनिटीज़ बनाए, कम्युनिटीज़ के अंदर सब क्लास एक लिस्ट बनाएं और देखें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिले। तो PM के पास अभी सारे जो MPs हैं जो बिलोंग करते हैं SC/ST से, वो आए थे, मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि SC/STs के अंदर ये क्रीमी लेयर वाला जो फंडा है ये SC/STs रिजर्वेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा तो OBCs में होगा, अगर होगा तो SC/STs को एक इंटीग्रेटेड मैनर में, इक्वल मैनर के अंदर इक्वली सबको जो है वो अपलिफ्ट करने की बात करेंगे। ऐसा इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। डेट्स इट। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये 27% इंदिरा साहनी केस, ठीक है, क्रीमी लेयर, डेट्स इट। वी आर मूविंग अहेड। ऑपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट VP। अब मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ बनाई है, ठीक है जी, इसके अंदर देखिए पता लग रहा है आपको, नाम इसलिए मैंने काटा नहीं है, छुपाया नहीं है, ये न्यूज़ अपने आप में गलत है। इट इज़ अ रॉन्ग हेडलाइन है। भाई, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आता है जिसको 50 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं और 50 मेंबर्स सेकंड करते हैं। टोटल 100 मेंबर्स का यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर वोटिंग होती है। 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, फिर लोकसभा पे जाएगा, उसने भी सेम 2/3 से पास कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट सर जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, रिमूवल हो सकता है इनका, वाइस प्रेसिडेंट सर का। वाइस प्रेसिडेंट सर के जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 62 से 71 तक आते हैं, क्योंकि 72 के अंदर पार्डनिंग पावर है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट सर को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो है हमारा 67 एंड 68 पे हम
ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस। ठीक है, 67 आर्टिकल को मान करके चलें आप, राइट। लेकिन यहाँ पर तो न्यूज़ लिखी हुई है कि ऑपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर देखिए करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ नहीं बना सकते हैं आप लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा मत करो, है ना। मैं जब भी मेरे से कोई पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं, मैं यही कहता हूँ कि न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो, कि उसमें सही चीज़ें नहीं होती है। अब ये द हिंदू पेपर का है, ठीक है, साफ बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो हेडलाइन है वही गलत है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन आता है, 50 मेंबर उसको प्रेजेंट करते हैं, 50 उसको सेकंड करते हैं। टोटल 100 मेंबर्स का जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर वोटिंग होती है। 2/3 वोटिंग से पास होना चाहिए, और फिर लोकसभा में जाएगा। अगर उसने भी पास कर दिया सेम, तो प्रेसिडेंट शैल स्टैंड इम्पीच्ड, ठीक है। आर्टिकल 67 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो आर्टिकल 67 है वो तो रेजोल्यूशन की बात करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है यार, ठीक है, अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, कि भैया पार्टी के पास नंबर्स हैं, टोटल उसके पास मेजोरिटी है, उसको साबित करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं अब इस पूरे को तो पढ़ने नहीं वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कट दिस, क्योंकि जितनी करेक्शन मैंने यहाँ करनी थी मैंने कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन राज्यसभा में आ सकता है। अदरवाइज़ अगर कुछ इसमें कुछ वे आउट निकाल लिया है पार्टीज़ ने, तो उसके ऊपर बात हो सकती है बाद में। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतनी नॉलेज है एज़ फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न, ठीक है जी। बजट सेशन एंड अहेड ऑफ स्केड्यूल। लोकसभा के सेशंस होते हैं, उसकी वर्किंग होती है, ईयरली काम करती है लोकसभा, आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो मान के चलिए जनवरी में छुट्टी होती है, फरवरी में जब से बजट निकलता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी लग जाता है इस काम के लिए। बजट सेशन कहते हैं इसको, सबसे बड़ा सबसे लंबा बजट सेशन ही होता है, ठीक है। फिर मई, फिर जून की छुट्टी हो गई जी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की फिर हॉलीडे, नवंबर, दिसंबर आपका फिर सेशन होता है। जो जुलाई से सितंबर होता है उसको बोलते हैं मॉनसून सेशन, और नवंबर दिसंबर में होता है आपका व्हाट, विंटर सेशन, ठीक है। आप सभी को पता नहीं किसी ने बताया है या नहीं, आपने ध्यान से देखा है कि नहीं, बजट सेशन फॉर द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सो डैट हम अपनी कंट्री को रन कर सकें, हर एक मिनिस्ट्री, ठीक है। मॉनसून सेशन फॉर द खारीफ क्रॉप्स, उसकी सोइंग, विनोइंग, उसके थ्रेशिंग से लेकर के उसकी पैकिंग से लेकर के उसके मंडी में आना, और मंडी में आकर के उसके प्राइस तय करना, ये सभी की सभी चीज़ें जो है वो मॉनसून सेशन में होता है। और फिर आपकी राबी क्रॉप्स जो है उसकी बात होती है नवंबर दिसंबर में, ठीक है जी। तो ये इंडिया को हम इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है, बिकॉज हमारी सारी की सारी चीज़ें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। तो बजट सेशन जो है वो अपने समय से पहले ही ख़त्म हो रहा है, 12 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। बस एज़ फार एज द न्यूज़ इज़ कंसर्न, कौन से बिल है 12 उसके ऊपर मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं चल रहा हूँ आगे। इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट रेजाइमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी देखिए क्या होता है कि जो टीबी है उसके ऊपर अब दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट हो गई हैं वो, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिसिन होती है टीबी को मतलब क्योर करने के लिए, वो फिर हटानी पड़ती है, और दूसरी मेडिसिन उसके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके ऊपर दवाइयों का असर हो तो बीपैल कहते हैं उसको, बिडाक्युलिन, प्रीटोमैनिड एंड लिंजोलिड, ये 3 जो मेडिसिन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सो डैट टीबी को ट्रीट किया जा सके। अगर टीबी आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब टीबी जो है उसके ऊपर अब दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो ठीक है जी।
जो आपका टीबी है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है टीबी, पहली बात तो ये मानिए। और ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। डन, चलेंगे। बिल प्रपोजिंग 4 नॉमिनेशंस टू अ बैंक अकाउंट टेबल इन लोकसभा। एक बैंक अकाउंट या एक लॉकर, उसके अंदर नॉमिनेशंस एक ही हो सकता था, 1 नॉमिनी ओनली, या तो मदर है या वाइफ है, ठीक है। अब क्या है कि आप 4 नॉमिनी बनाएंगे अपने बैंक और अपने लॉकर के साथ, ठीक है। जो आपका बैंक अकाउंट है उसके 4 नॉमिनी होने चाहिए। ये एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। अमेंडमेंट कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी? आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, बिल रेगुलेशंस 1934 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंक कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग 1970 एंड द बैंक कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग 1980, इसके अंदर अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ये बिल क्या करेगा? ये बिल करेगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है ना, उसको उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैंक और ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करेंगे और आरबीआई के पास ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट पहुंचेगी जब मनी ट्रांसफ़र की बात आती है। इससे पहले क्या होता था कि एक नॉमिनी ही होता था, अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाए तो फिर वो जो फंड्स हैं वो बैंक के पास ही रहते थे, जिससे कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट नहीं निकल के आ रही थी, ठीक है। तो डिपॉजिटर्स अब जितने भी हैं, इन्वेस्टर्स भी जितने हैं, उनका जो अकाउंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑडिट होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनके ऑडिट के अंदर क्वालिटी आएगी। एक्सपेंडिचर जो है जो टेन्योर है एक्सपेंडिचर का, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको अब ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, अपना लेजर और एफिशिएंट मैनर में रिपोर्ट मतलब बना पाएंगे, वो तैयार कर पाएंगे। सो दिस इज़ द 4 नॉमिनी बिल अभी तो जिसको प्रपोज ही किया है। बांग्लादेश अनरेस्ट रेजेस कंसर्न अबाउट नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपका 7 सिस्टर स्टेट्स, वहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा डिमांड उठती रहती है कि हमें अलग कंट्री बनाओ, जैसे कि नागालैंड बोल वहाँ पर एक फ्रैक्शन है, नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, आइजैक एंड महुआ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, ऐसे ही असम में है उल्फा, ऐसे ही मणिपुर में मिजोरम में भी मिलिटेंट्स हैं। इसके अंदर अभी न्यूज़ आ रही है जो उल्फा के जो इसको स्टार्ट किया था परेश बरुआ ने, ठीक है। ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, 2012 में एक नए नाम से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उल्फा के जनरल सेक्रेटरी है अनूप चेतिया, और उसको बांग्लादेश से भारत मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो वो भारत लेकर के आए थे बांग्लादेश से, और फिर उसने पीस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही अरविंद राज खोआ है जो कि चेयरपर्सन है इसके उल्फा के, फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इन्होंने भी पीस प्रोसेस इंडिया के साथ जो है उसके साथ एग्री किया कि हम पीस प्रोसेस में रहेंगे। पीस प्रोसेस क्या होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि असम गवर्नमेंट और ये खुद जैसे कि अल्फ़ा है, तो ये तीनों में ट्रिपल टाइट एग्रीमेंट होता है कि अल्फ़ा अब अपने हथियार रख देगी और ये गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करेगी, लोगों को बोले कि नहीं ऐसे ये हम जो हथियार उठाते हैं मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व है ये गलत है, एजुकेशन होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और इनको ना गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन के अंदर इनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाती है, स्कॉलरशिप्स दी जाती है, सो डैट इनको भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, ठीक है। तो NSCN, आइजैक एंड महुआ, खापलांग, ये सभी फ्रैक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ
एग्रीमेंट में है, पीस एग्रीमेंट्स के साथ है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए ना आपके, अरविंद राज खोवा और परेश बरुआ ने तो स्टार्ट किया था, साथ ही साथ आपके अनूप चेतिया, ये बांग्लादेश में जाके छुप गए थे, क्योंकि इंडिया, तो भैया इंडिया में तो या तो आप पीस प्रोसेस में आओ, अगर नहीं आओगे तो फिर आपके ऊपर एक जो आपके NIA एक्ट है वो लगेगा, ठीक है जी। तो ये बांग्लादेश में जाके छुप गए थे। जैसे ही गवर्नमेंट गिरी वहाँ पर इनकी, शेख हसीना की, तो ऐसे बोला जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के रेबल है वो बांग्लादेश से निकल के वापस इंडिया में आकर के सेटल होंगे, अलग अलग नाम से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको एक सेफ़ हेवन मिल जाएगा, या तो बांग्लादेश में जाके वो छुप जाएंगे दोबारा और वहाँ पर जा कर के अपनी एक्टिविटीज़ को चलाएंगे, है ना। तो रेसिप्रोकेट हो सकता है, जैसे इंडिया से भाग करके बांग्लादेश में चले जाएँ, उनको सेफ़ हेवन मिले और वो अपने नए मोटिव्स बनाए वहाँ पर, हैं, अपनी जितनी भी उनकी पुरानी एक्टिविटीज़ थी उसको दोबारा से वो ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, क्योंकि हसीना के टाइम पर यह था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे, जो भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना उनको मतलब अरेस्ट करवा देती थी वो। तो अब ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश में जा कर के छुप जाए दोबारा से। चलेंगे जी। इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन गाज़ा स्कूल किल्स 100, ये थोड़ा गलत लगा। तो ये जैसे जब 12 बच्चों की डेथ हुई थी अपना गोलन हाइट्स के अंदर, वो भी गलत था। एटलीस्ट वॉर में बच्चे इन्वॉल्व हैं और बच्चों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, फिर चाहे जो मर्जी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, लेकिन यहाँ पर दिस स्ट्राइक इज़, मैं इसको मतलब बैक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इज़राइल क्या कह रहा है कि भैया उसके अंदर बच्चे नहीं थे, इन्होंने बच्चे यहाँ पर खुद रखे हैं, पैलेस्टीन ने, हमास ने। हमास का जो हेड था उसकी डेथ भी हो गई, इस्माइल हानिया की, उसको भी असैसिनेट कर दिया इज़राइल में। उसके बाद जो है हमास जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप सोचिए, इस्माइल हानिया के को असैसिनेट कर दिया, फिर भी हमास जो है वो बैक मतलब अपना जो है किसी भी नेगोशिएशंस के अंदर नहीं आ रहा है, सोचिए आप, ठीक है। लेकिन इज़राइल कह रही है कि भैया मैंने तो ये सेफ़ हेवन बनाया हुआ था मिलिटेंट्स ने, मैंने उसके ऊपर अटैक किया है। और जो अब कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपकी कतार, इजिप्ट, US, ये सभी कह रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि US ने इज़राइल को थोड़ा सा सपोर्ट करना बंद कर दिया है। उसको हथियार वगैरह दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो ना अब US ने थोड़ा सा अपनी चेंज कर लिया, उसने अपना पार्टी चेंज कर लिया, आप कह सकते हो। US अब इज़राइल को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है एज़ फार एज आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई इज़ कंसर्न। वो इनडायरेक्टली कर रहा है, पर्दे के पीछे से कर रहा है वो, है ना, कर्टन के पीछे से कर रहा है, क्योंकि वो टोटली सामने नहीं आ रहा है। ईरान है, ईरान अगेंस्ट है इज़राइल के, वो ईरान के अगेंस्ट है US, ठीक है। साथ ही साथ उसको अपने पेट्रोलियम सप्लाईज़ को भी ठीक करना है, इसलिए वो सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया, UAE, उसके साथ भी उसको रिलेशन मेंटेन करने। तो इसलिए इज़राइल ने इंडिया को बोला था कि अब 1971 और 99 उस टाइम का जो है कुछ ना कुछ हमें वापस रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा इंडिया सप्लाई करेगा हमें आर्म्स। इसलिए इज़राइल ने बोला था कि इंडिया इज़ अ फ्रेंड, कि वो हमें आर्म्स एंड एमुनिशन देगा, अगर उसको पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है तो वो भी देगा। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है यहाँ पर। लेकिन एक अटैक हुआ है, इज़राइल ने किया है। इज़राइल के वो जो डिफेंस है वो कह रही है कि यहाँ पर ये स्कूल था जिसके अंदर, जो स्कूल का नाम है अल तबाइन, ठीक है, और वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स थे, उनको टारगेट किया है, उनको एकदम वाइप आउट करने के लिए। और ये जो बच्चों की बॉडीज़ यहाँ पर दिखाई है, ये खुद रखी है हमास ने, मतलब अपने ही बच्चों की डेड बॉडीज़। चले। बीजिंग एग्जीक्यूटेड डेंजरस एक्शन ओवर डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। एक रीफ है साउथ चाइना सी में। अब चाइना कह रहा है कि फिलीपींस जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा जो है अपनी जो सोवनिटी है वो शो ना करे, ठीक है जी। इसको स्कारबोरो शोल बोला जाता है। शोल क्या होता है? एक सैंड बार होता है, सैंड बार को शोल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक आइलैंड है
जो कि है हुआंगयान आइलैंड, उसके ऊपर चाइना और फिलीपीन दोनों का डिस्प्यूट है। फिलीपीन कहता है मेरा है, चाइना कहता है मेरा है। साउथ चाइना सी में वो दोनों का ही नहीं है, लेकिन क्लेम दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के ये हो रहा है कि जो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर चाइना पेट्रोलिंग कर रही है तो जो फिलीपींस है उसको ऑब्जेक्शन होता है। फिलीपींस पेट्रोलिंग कर रहा है तो चाइना उसके ऊपर अटैक कर देता है सीधा, ठीक है। तो इस जो चाइना एयरफोर्स है उसने अटैक किया है फिलीपींस के कुछ जो पेट्रोलिंग बोट्स होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। साउथ चाइना सी का इशू है ये। चलेंगे जी, आगे चलेंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी का एक टॉपिक निकल के आ गया, मुझे एकदम पढ़ते हुए दिखा, मैंने कहा चलो बच्चों को बताते हैं इसके बारे में। काफ़ी बार इसके ऊपर बात भी हो चुकी है। नोवा की बात हो रही है यहाँ पे। नोवा क्या होता है, पहली बात तो ये समझिए। पहले समझिए कि एक होता है नेबुला, ठीक है जी। नेबुला के अंदर होता है रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ठीक है, प्रोटॉन रिएक्शन, हीलियम बनने स्टार्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लाइट एमिट होना स्टार्ट होती है। इसको बुलाते हैं ब्राउन ड्वार्फ। क्या मतलब है ये, कि एक स्टार का जन्म हो गया है लेकिन वो अभी प्रोटो स्टार है, स्टार जैसा है, वो अभी एग्जैक्ट स्टार नहीं है क्योंकि डिम लाइट है वो काफ़ी। जब लाइट काफ़ी बढ़ जाती है तो वो बन जाता है आपका एक ब्राउन ड्वार्फ के बाद वो हो जाता है जी आपका रेड ड्वार्फ, ठीक है। रेड ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ के बाद अगर तो उसके पास एक लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट जिसको हम कहते हैं, सन के मास का 100th पोर्शन भी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रेड ड्वार्फ जो है वो रेड जाइंट बन के कोलैप्स हो जाएगा। जब वो रेड जाइंट बनता है और कोलैप्स की तरफ जाता है तो वो बनता है वाइट ड्वार्फ, ठीक है। वाइट ड्वार्फ जब वो बनता है तो उसका जो कोर है ना, उसके अंदर जितना भी हीलियम है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और उसका जो सरफेस है वहाँ पर एकदम से हाइड्रोजन रिएक्शन दोबारा होते हैं और काफ़ी ब्राइट लाइट निकलती है उसमें, जो उसकी यूजुअल लाइट है उसका 100 टाइम्स ज़्यादा मतलब टेम्परेचर होता है उसके अंदर। तो जो एकदम दिस सडन लाइट एक डाइंग स्टार पर आती है उसको हम नोवा बुलाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, डन। अब यहाँ पर देखिए कि एक नोवा देखा गया था 1054 AD में 4 जुलाई को, ठीक है। 23rd डे में उसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। चाइना, जापान एंड मिडल ईस्ट में देखा गया था, साथ ही साथ न्यू मैक्सिको में भी देखा गया था। 2024 में एक नया नोवा जो कि आपका टी कोरोनाe बोरियालिस, TCRB के नाम से उसको जाना जाता है, याद रखना इसको। TCRB दोबारा देखा जाएगा, 1500 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर होगा वो, ये काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है जी। तो ये सभी बातें थी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमने स्टार की एजिस को पढ़ा है, उसकी स्टेजेस को पढ़ा है। चलेंगे जी, लेट्स मूव अहेड। हाँ, वर्ल्ड लॉयन डे। वर्ल्ड लॉयन डे कब होता है जी आपका, ये था 10 अगस्त को, राइट। और PM ने बोला है कि हम लोगों ने कंजर्वेटिव और टाइगर्स को जो है प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, उसके लिए हमने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जिस जिस कंट्री में ये मिलते हैं आपके लॉयन, टाइगर, जैपर्ड, अपना लेपर्ड, जगुआर, मैंने जैपर्ड बोल दिया था, और आपके प्यूमा वगैरह, वो सभी के एक प्रिजर्व करने का एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, ठीक है। बिग कैट अलायंस के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको एशियाटिक लायन देखना है, मजेस्टिक, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है उसका, तो गिर में आइए। गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। तो उन्होंने बोला है कि आपको हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी, टूरिज़्म का भी बढ़ावा। मुझे मोदी जी है ना, वो भाई प्रमोशन बहुत अच्छे से करते एकदम तरीके से, है ना। अब वो गुजरात का प्रमोशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कर गए। गिर फॉरेस्ट की भी बात कर गए, एशियाटिक लायंस की भी बात कर गए, और साथ ही साथ बिग कैट अलायंस भी उन्होंने वर्ल्ड लॉयन डे पर अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इंडियन एयरफोर्स जो टीम गई थी वो वापस आ गई सक्सेसफुली, कहाँ से, उदार शक्ति 2024 से पार्टिसिपेट करके। तो उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच का क्या था, ज्वाइंट एक्सरसाइज थी उदार शक्ति, ठीक है। चलेंगे जी, डेट्स ऑल फॉर टुडे। और डेली 9 AM आप लोगों के सामने
न्यूज़पेपर आ जाएगा जी। हर रोज़ सुबह 9 बजे आपको मेन खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये एक मतलब शॉर्ट सेशन ही मान करके चलिए, इसको हम शॉर्ट में ही रखूँगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगा, सो डैट हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जो है, जैसे कि आपका आईएएस जो प्रीलिम्स हैं उसको फोकस करें हम। और जो दूसरे सेशंस आते हैं उसके अंदर एक इंडिविजुअल टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम योजना पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स और सिंगल टॉपिक। तो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वो सेशंस हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, उदार शक्ति ये प्रीलिम्स लेवल का ही क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होगी, इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मलेशिया और इंडिया, इंडोनेशिया और इंडिया, थाईलैंड और इंडिया, सिंगापुर और इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। रीज़न बीइंग कि साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है चाइना को कि यहाँ पर आपकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दिस इज़ अ सी ओपन फॉर ऑल इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द एशियन नेशंस। ठीक है जी। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।